गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, जो पर्यावरण का एक तो संवैधानिक प्रावधान। हमारे संविधान में पर्यावरण से संबंधित कहाँ पर प्रावधान दिए गए, प्रोविजंस दिए गए हैं, और इससे संबंधित कुछ संगठन भी होंगे। देखना आज का टॉपिक पर्यावरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं संगठन, प्रोविजंस कहाँ पर दिए गए हैं। तो आज का टॉपिक हमें ये करना है। देखना, संविधान में जैसे हम भाग पढ़ेंगे, उसमें टोटल कितने भाग हैं हमारे संविधान में? 22 भाग हैं, और आर्टिकल टोटल कितने? 395, 395। वैसे तो ज़्यादा ये मूल संविधान की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो उल्लेख अगर करते हैं राज्यों के नीति निर्देशकता, तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य और 7वीं अनुसूची में इसके बारे में बताया गया है। वैसे प्राचीन इतिहास में भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेखों में भी उल्लेख है इसका। तो शुरू करते हैं कि भारतीय संवैधानिक प्रावधान जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से वो कहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 48A। देखना, जो अनुच्छेद नंबर 48 है, ये हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये भाग 3 में पढ़ा जाएगा। भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है? जैसे संविधान का पार्ट 3, ये आर्टिकल नंबर 36 to 51 आ जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51 तक। इसमें 48 में लिखा हुआ है कि पर्यावरण से संबंधित उसको हमें सुरक्षा प्रदान करनी है, और इसमें 48A जोड़ा गया था। देखना, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें आर्टिकल 48 में 48A जोड़ा गया है ना, यानी कि 2 आर्टिकल ये हुए। इसमें कि पर्यावरण के संरक्षण, वन और वन्य जीव की रक्षा करना हमारा दायित्व होगा एक ये। और विश्व का पहला संविधान है भारतीय संविधान, जिसके संविधान में पर्यावरण को लेकर कुछ प्रावधान लिखे गए हैं। बाकी किसी संविधान में मूल रूप से ऐसे कोई प्रावधान नहीं था। एक तो भारत का संविधान विश्व का प्रथम संविधान ऐसा है जिसमें वन्य जीव और वन के संरक्षण के बारे में बात कही गई है। तो अगर बात करते हैं मौलिक, ये DPSP भाग 3, इसमें ये भाग आ जाएगा, भाग 3 नहीं, भाग 4 में, भाग 4 में पार्ट 4 में आर्टिकल नंबर 48 में, एक तो इसमें दिया हुआ है। और दूसरी बात करते हैं भाग 4A, अनुच्छेद 51A, इसमें मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। देखना, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ऐसे ही आम नागरिकों के हमारे क्या होते हैं? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं होते। उसमें उनकी संख्या कितनी है? 11, 10 + 1, एक बाद में जोड़ा गया था। तो वो क्या होते हैं? जैसे देश की रक्षा करना, देश की सुरक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करना, राष्ट्रीय गान का सम्मान, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, दुधारू पशुओं का वध करने से रोकना, इस टाइप से कुछ मौलिक कर्तव्य लिखे गए हैं। लेकिन एक उसमें लिखा गया है नागरिकों का कर्तव्य, प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव के प्रति करुणा भाव रखना, यानी कि इनको हमें संरक्षण देना है ना, हमें अच्छा भाव रखना है इनके प्रति, हमारी जो इमोशंस हैं। तो क्या क्या होंगे? पर्यावरण शब्द के अंतर्गत क्या आते हैं? जैसे वन, वन्य जीव, वाइल्ड एनिमल सभी आ जाएंगे, और वहाँ पर झील, नदी, नाले जो भी होंगे सब ये किसके अंतर्गत? प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत। तो प्राकृतिक पर्यावरण को हमें संयोय रखना है, ये किस में बताया गया? मौलिक कर्तव्य में। इसके अलावा जो हम 7 शेड्यूल पढ़ेंगे, है ना, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में भी, जैसे उसमें अनुसूचियों की संख्या 12 है, मूल संविधान में कितनी थी? 8 मूल संविधान में अनुसूची, शेड्यूल्स वर्तमान में कितनी है? 12 है। तो इसमें 7वीं अनुसूची में बताया गया है संघ तथा राज्यों को कानून बनाने का अधिकार होगा, किस पर? पर्यावरण पर, है ना, जैसा भी उचित वो कानून बना सकते हैं, ऐसा 7वीं अनुसूची में भी लिखा गया है। इसके अलावा एक यहाँ पर देखिएगा आप, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा अशोक के 5वें स्तंभ लेख में, अशोक का कौन सा स्तंभ लेख है? 5वां स्तंभ लेख। जैसे जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक की लाठी, यानी कि सारनाथ से जो लिया गया है, सारनाथ का जो अशोक की लाठी, ये भी एक स्तंभ लेख है, लो स्तंभ लेख। तो यहाँ पर 5 ऐसे ही 5वां स्तंभ लेख है, उसमें पर्यावरणीय जीवों के संरक्षण संबंधी नियमों का उल्लेख है वहाँ पर। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी लिखा गया है, यानी कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त या कहिए चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें भी उल्लेख है पर्यावरण से संबंधित, और अशोक ने अपने अभिलेखों में भी। वैसे तो अशोक ने काफ़ी बल दिया है जीवों को संरक्षित करने के लिए, उसमें है ना कि किसी भी जीव की हत्या नहीं की जाएगी। राज दरबार में जो समास हुआ कर, समास बोलते हैं किसी जीव का वध करना, कि राजा की पाकशाला में अब से पहले कई जीवों का समास किया जाता था, लेकिन मेरे राजा बनने के बाद में अब कोई समास नहीं किया जाएगा, ऐसा अशोक ने अपने अभिलेख में लिखवाया था। समास का मतलब होता है वध करना। तो उसमें कुछ चेतावनी दी गई है, ये कुछ प्रावधान लिखे गए हैं। अब इनसे संबंधित हमने कुछ कानून भी बनाए हैं। अच्छा, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप?
इसमें ये अनुच्छेद 48 में, वैसे सब संविधान में पढ़ा जाएगा सभी कुछ ये। इसमें तो हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण से संबंधित केवल वो प्रावधान जो हमारे संविधान में कहाँ कहाँ पर उल्लिखित हैं। आर्टिकल 48 में, 51A में है, फिर 51 में की अलग पार्ट बने हैं 1, 2, 3, 4, उसमें बनाएंगे 7वीं अनुसूची में। एक 21वां अनुच्छेद और भी है, ये भी देखिएगा। मौलिक अधिकारों में आएगा वैसे तो। पार्ट 3 में क्या दिया है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद नंबर 12 से और 35 तक दिए गए हैं। 21 में एक क्या दिया गया है, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। इसका टाइटल होगा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। आत्महत्या करना एक दंडनीय अपराध होगा। उसी में एक लाइन और भी लिखी गई है कि जीवन का जो हमें अधिकार है कि है ना, लाइफ हमारी जो फ्रीडम है, इसमें स्वच्छ पर्यावरण में रहकर हमें अधिकार है। पर्यावरण इसमें स्वच्छ मिलना हमारे अनुकूल होना चाहिए। एक बार ये हुआ था कि दिल्ली से जो पोल्यूटेड ऐसी यूनिट्स बनी हुई थी जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले से कारखाने थे, उद्योग थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाहर निकालने का आदेश दिया था कि उसमें नहीं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। स्वच्छ पर्यावरण में हमें रहने का, जीवन यापन करने का अधिकार, ये आर्टिकल किसमें है, 21 में। और 21 क्या है, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ये एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों का हनन कोई भी नहीं कर सकता, इसको ब्रेक नहीं कर सकता। तो ये 4-5 जगह हुआ। आर्टिकल 48 में, अनुच्छेद 51A में, मौलिक अधिकार 21 में है, 21 में, और एक आ जाएगा 7वीं अनुसूची में। इसके अलावा प्राचीन इतिहास में अगर देखते हैं, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में वर्णन किया है, और इसके साथ साथ अशोक के 5वें स्तंभ लेख में भी पर्यावरण को सुरक्षित रखने या उसके लिए दिशा निर्देश से संबंधित कानूनों का या नियमों का उल्लेख किया गया है। तो ये सारा कहाँ पर है कि कहाँ कहाँ मेंशन किया गया है। ये हमारा आज का एक टॉपिक था कि पर्यावरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, वे सब प्रोविजंस दिए हैं, सब प्रावधान दिए हैं, कुछ इसके अलावा। ओके, अब ये देखते हैं इससे संबंधित जो अधिनियम बने, जो संगठन कार्य कर रहे हैं, और कुछ पर्यावरणविद होंगे, है ना, मुख्य रूप से जिन्होंने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कार्य किए हैं, उनके भी हम नाम देखेंगे। तो एक इसमें अधिनियम बना है वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980 में, सन 1980 में बनाया गया था, है ना, प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें क्या था, वनों का विनाश करने से रोकना, है ना। हम वनों को हानि नहीं पहुंचा सकते। जैसे एक भारत में हुआ करती थी आदिवासी इलाकों में झूम खेती, जिसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या फिर स्थानांतरित कृषि कहेंगे, वो वनों को हानि पहुंचाते थे, वनों में आग लगाकर अपने खेतों को फर्टाइल बनाया करते थे। तो उसे रोकने के लिए एक कानून ये बनाया गया। दूसरा इसका और क्या था कि केंद्र की अनुमति के बिना वनों को अनारक्षित नहीं किया जाएगा। देखना, वन पहली बात तो किसे हम कहेंगे, जो नेचुरल वर्षा होगी, प्राकृतिक वर्षा पर जो डिपेंड होते हैं, यानी कि जो भी हमें ग्रीनरी दिखाई देती, समझो वन ही होते हैं। यहाँ तक कि झाड़ियाँ भी वनों में शामिल होंगी, रविश जो होती हैं। तो केंद्र की अनुमति के बिना वनों को अनारक्षित नहीं किया जा सकता, और वहाँ पर प्रवेश भी वर्जित होगा। उसमें हम पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाते हैं, या फिर वो नहीं कि हमने अपने निजी स्वार्थ के लिए उनका हमने प्रयोग किया, या फिर वहाँ पर मवेशियों का आरक्षित वनों में प्रवेश वर्जित होगा। जैसे मवेशियों को, कैटल्स को हम ले जाते हैं चराने के लिए, उसमें प्रवेश वर्जित होगा। जो आरक्षित हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, उनको केंद्र की अनुमति के बिना अनारक्षित नहीं किया जा सकता, वो रिजर्व रहेंगे हमेशा। और ये किसमें, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत ऐसा था। दूसरा एक होता है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल देखना किसे कहेंगे, न्यायाधिकरण। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण क्या होगा, एक ऐसा न्यायाधिकरण जिसके पास जुडिशरी पावर होती है, जिसके पास न्यायालय की पावर होती है। न्यायाधिकरण ट्राइब्यूनल जैसे गठित होता है किसी कार्य को और तेज निपटारा करने के लिए। तो एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया था 2010 में किया गया था, 19 अक्टूबर 2010 में इसका गठन किया गया, और इसका मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में। समझो एक न्यायालय है, कोर्ट है। तो इसमें क्या होता है, जैसे 20 इसमें न्यायाधीश होते हैं, 20 इसमें पर्यावरणविद होंगे जो इसको रन करेंगे, यानी कि उनका एक हेड भी होगा। और इसकी जो शाखाएं हैं, 5 इसकी शाखाएं होती हैं। इसका कार्य क्या होता है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का कार्य पर्यावरण से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन केंद्र सरकार ने किया था। और ये इसका गठन करने वाला, अगर देखा जाए, भारत विश्व में तीसरा देश है। इससे पहले किस किस ने ऐसा गठन किया, हरित न्यायाधिकरण जो कार्य करते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसमें कि भारत तीसरा स्थान है ना। भारत विश्व का तीसरा ऐसा देश है जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ऐसे न्यायाधिकरण का जिसने गठन किया है। सबसे पहले हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा हुआ था न्यूजीलैंड में। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये याद रखिएगा। भारत एकमात्र तीसरा देश बना है इसमें।
तो जिसके पास ये है, क्योंकि इसकी पावर ये समझिए कि अगर इसके फैसलों के विरुद्ध हमें कहीं चेतावनी देनी है, कोई अपील करनी है, वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं हम, सर्वोच्च न्यायालय में। इसका मतलब ये हुआ कि ये हाई कोर्ट जैसी अपनी वो रखता है वजूद, है ना। इसका अगर स्टेटस देखें हाई कोर्ट, चूँकि हाई कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध ही हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वैसे और भी कारण होते हैं उसके, अगर कोई मामला फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकारों से संबंधित है, उसको लेकर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट के जो जजमेंट होंगे, जो उसके वर्डिक्ट्स होंगे, डिसीजंस होंगे, उसके निर्णय होंगे, उनके फैसलों के विरुद्ध हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ क्या है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जो ये कोर्ट एक फैसला देगी, उसके फैसले के विरुद्ध हम अपील कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या इसका कार्य क्या होगा? पर्यावरण संबंधी विवादों का निपटारा ये करेगा, एक तो है ना, ये उनका ये करेगा निपटारा। दूसरा, इसकी 5 शाखाएं होती हैं और 20 इसमें न्यायाधीश होंगे, 20 इसमें पर्यावरणविद होते हैं, है ना, एनवायरमेंटलिस्ट जो प्रमुख होंगे वो भी इसका एक भाग होते हैं। ठीक है, 40 लोग तो यही कार्य करते हैं, 20 न्यायाधीश जजेज जो है और 20 में पर्यावरणविद हो जाएंगे। आगे, इसके फैसलों के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, केवल सर्वोच्च न्यायालय में इसके फैसलों के विरुद्ध होगी और किसी न्यायालय में नहीं होगी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक ये बना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, सन 1972 में। इसमें क्या था? इसका संशोधन रूप 2002 में आया, इसी कानून में संशोधन किया और इसका नया नाम क्या हुआ? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का नया नाम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002, यानी कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2002, ये इसका नया नाम है। इसमें क्या किया गया प्रावधान कि वन्य जीवों और पक्षियों के शिकार पर नियंत्रण करना था। हम किसी का शिकार नहीं कर सकते, किसी ना वन्य जीव का और ना ही अन्य हम किसी उसके पक्षियों को कोई हानि पहुंचा सकते हैं जो एविसीज होते हैं। एक क्वेश्चन ही पूछा है कि एक पर्यावरणविद हैं, वैसे वो पक्षी वैज्ञानिक है सलीम अली, कि सलीम अली का संबंध किससे? पक्षी वैज्ञानिक, पक्षियों का अध्ययन किससे करते हैं? और ऑर्निथोलॉजी होता है कि विज्ञान, बायोलॉजी का ऑर्निथोलॉजी। खैर, तो इस अधिनियम के तहत क्या होगा? वन्य जीव और पक्षियों के शिकार पर नियंत्रण ये बंद कर दिया जाएगा, उसमें अंकुश लगाया जाएगा उन पर, है ना, कंट्रोल में लाया जाएगा। एक अधिनियम है जल प्रदूषण निरोधक और नियंत्रण अधिनियम, है ना, जो किसी उसको रोकते हैं, जल में प्रदूषण को रोका जाएगा। ये कब अधिनियम बना? सन 1974 में। इसमें क्या प्रावधान थे कि जैसे लेड होता है शीशा या कार्बन या SO2 या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अन्य विषैले पदार्थों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। हम यानी कि इनका उत्पादन, इनका प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगे, या तो जल में जो घुलनशील होंगे यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होंगे, इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, भूमंडलीय तापमान बढ़ता है, इससे अम्ल वर्षा के भी कारण होते हैं। एक पहली वीडियो में अम्ल वर्षा के बारे में, एसिड रेन के बारे में बताया। सबसे अधिक जो उसके लिए इंसर्जेंट होगा, जो मुख्य तत्व होगा, ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे, जो अम्ल वर्षा के एसिड रेन के लिए उत्तरदायी होते हैं। खैर, तो हम ये इस टाइप के कोई विषैले जो पदार्थ होंगे इनको छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। और इसके नियंत्रण के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देखना वाहनों के लिए बनता है ना, कि वाहनों की जब प्रदूषण की जांच होती है उसके लिए फिर कुछ जैसे आंचलिक बोर्ड बनाए गए हैं कि कौन सा बोर्ड कहाँ पर कार्य करेगा। आगे देखिएगा। और इसके अलावा एक और कानून बना हुआ है, जैसे जैव विविधता अधिनियम बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये 2000 में बना और 2002 में कानून बना। कौन सा? बायोडाइवर्सिटी। इस पर भी हमने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो जैव विविधता अधिनियम सन 2000 में बना, 2002 में। ओके। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, है ना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में पूछा गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का गठन कब किया गया? 1986 में। और इसमें 26 भाग और 4 अध्याय होते हैं, है ना। जैसे हमारे संविधान में कितने अध्याय हैं टोटल? उसमें 22 हैं, है ना। भाग कितने हैं? 22। और संविधान के अनुच्छेद कितने? 395। ऐसे यहाँ पर भाग इसके कितने दिए हैं? 26 और अध्याय कितने हैं? 4। किस अधिनियम में? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। इसको छाता विधान भी बोलते हैं, यानी कि छाता अधिनियम। पर्यावरण को सबसे अधिक सुरक्षा देने वाला सबसे बड़ा एक कानून पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसीलिए इसको छाता विधान यानी कि छाता अधिनियम। आगे एक है इसमें भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन संस्थान भी देहरादून में और भारतीय वन्यजीव संस्थान भी देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड में। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं।
पहली वीडियो में भी हमने बताया था। तो ये कुछ जो प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, ये किस में दिए गए हैं? भारतीय संविधान में। इससे संबंधित कुछ एक्ट बने हुए हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि भारत के प्रमुख पर्यावरणविद कौन है, जिनको विभिन्न पुरस्कार भी मिले हैं और इनके उपनामों से भी जाना जाता है। तो अभी आप ये नोट कर लीजिए, इसके बाद में एक और आपको अभी स्लाइड दिखाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख पर्यावरणविद, है ना, जो पर्यावरण विशेषज्ञ हुए हैं। इससे भी क्वेश्चन आता है, भारत के प्रमुख पर्यावरण विशेषज्ञ, इसमें कौन है? सबसे पहले देखना मेधा पाटकर और अरुंधति राय। क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि अरुंधति राय का संबंध किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है, ये नर्मदा नदी देखना कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से। एक वहाँ पर जगह पड़ती है अनूपपुर, ये अनूपपुर से निकलती है और 4 राज्यों से होकर बहती है नर्मदा नदी, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान और एक गुजरात में। इसको गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा लिखा हो, गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में कौन जुड़े हुए हैं? मेधा पाटेकर। ये क्या, इनका क्या कहना है कि जो इस पर बांध बनाया गया है, उस बांध की ऊंचाई ना बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर बांध की ऊंचाई बढ़ाएंगे तो उसमें जो आसपास रहने वाले जो पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं गाँव, वो सबमर्ज हो जाएंगे, वो डूब जाएंगे उसमें। जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ेगा, यानी कि पानी का लेवल ऊपर होगा, तो उसमें गाँव डूबते हुए चले जाएंगे और बांध का टूटने का खतरा भी रहता है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर और अरुंधति राय जुड़ी हुई हैं दोनों। ये जो नर्मदा नदी है, वैसे तो नर्मदा, ये नदियों का हम अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे भूगोल में, लेकिन नर्मदा नदी ये 4 राज्यों से एक तो होकर गुजरती है। सबसे अधिक इसका प्रभाव मध्य प्रदेश में है और इसे सीधी नदी और उल्टी नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखना, एक तो नदियों का जो प्रवाह होता है ना, स्पाइरल होता है, सर्पिल आकार में नदियाँ चलती हैं, लेकिन नर्मदा नदी सीधी चलती है, इसलिए सीधी नदी कहते हैं। दूसरा, नर्मदा नदी को उल्टी नदी भी कहते हैं, रिवर्स रिवर। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो नदियां हैं भारत में, ये पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, पश्चिम से पूरब या उत्तर से ऐसे राउंड लेकर, टर्न लेकर ये फिर पूरब की तरफ। ज़्यादातर नदियां भारत में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन ये अरब सागर में बहने वाली बड़ी नदी है, इसलिए इसको उल्टी नदी भी कहते हैं। क्वेश्चन है, भारत की सीधी नदी नर्मदा, भारत की उल्टी नदी नर्मदा, दोनों का आंसर नर्मदा रहेगा। आगे देखते हैं, तो इससे कौन कौन जुड़े हुए हैं? मेधा पाटेकर और अरुंधति राय। राजेंद्र कुमार सिंह जल संरक्षण से जुड़े हुए हैं। देखना, इनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा गया, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है कि डॉल्फिन जो मछली है, ये सबसे अधिक किस राज्य में है? बिहार में। और कौन सी नदी में? गंगा नदी में। और ये भारत का एक जलीय प्राणी भी है, जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, है ना। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा गया? राजेंद्र सिंह को, राजेंद्र कुमार सिंह को। इन्हें इस मामले में एक पुरस्कार भी मिला हुआ है राष्ट्रीय लेवल का, जल संरक्षक हैं। आगे इसमें डॉक्टर रामदेव मिश्रा, भारत में पारिस्थितिकी के जनक। पारिस्थितिकी पर हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है कि पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम या इकोलॉजी। भारत में जो इकोलॉजी का क्या मीनिंग होता है? किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जीव जंतु वन्य प्राणी रहते हैं, वायुमंडल का या जो पर्यावरण होगा इस पर क्या प्रभाव पड़ता है इनका, ये पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाएगा, इकोसिस्टम में। तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक किसको हम कहेंगे? रामदेव सिंह को, रामदेव मिश्रा को, सॉरी। नेक्स्ट, मेनका गांधी। देखना, मेनका गांधी जो पर्यावरण मंत्री भी हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है, कौन सी? पीपल फॉर एनिमल्स एक बुक लिखी है। तो इन्होंने भी जो वन्य जीव प्राणियों को बचाने के लिए काफ़ी इन्होंने प्रयास किया है। एक है इसमें डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। देखना, बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है, वैसे तो इनका जन्म हुआ था, ये अंतर्राष्ट्रीय एक भूगोलविद हैं या पर्यावरणविद। जन्म कहाँ पर हुआ था? नॉर्वे में। इन्होंने बाद में अमेरिका की नागरिकता ली थी, अमेरिकन ये सिटीजन बने थे। और इन्होंने ये क्रांति भी चलाई है, हरित क्रांति, अंतर्राष्ट्रीय रूप से कृषि को बढ़ावा देने के लिए नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार आज भी दिया जाता है। 1970 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। देखना, जैसे कृषि वैज्ञानिक थे, कभी आप ये समझ लें कि विज्ञान के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार कौन देता है? और स्वीडिश सरकार, स्वीडन। नेक्स्ट इसमें गेहूं की नई प्रजाति सोनारा 65 और
तरमारोहो, ये गेहूं की प्रजातियां तरमारोहो है ना, इन्होंने आविष्कार किया था इनका। ये नए बीज बनाए थे जो मल्टी प्रोडक्टिव हुआ करते थे, यानी कि इसमें जो उत्पादन था वो काफ़ी कई गुना हुआ था, 3 या 4 गुना बताते हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से संबंधित है। नॉर्मन बोरलॉग को कौन सा पुरस्कार दिया गया? नोबेल शांति पुरस्कार 1970 में। और ये कहाँ के मूल निवासी थे? नॉर्वे के, और इन्हें अमेरिकन नागरिकता बाद में प्राप्त हुई थी। आगे देखते हैं। जीडी अग्रवाल गंगा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जीडी अग्रवाल। नेक्स्ट सलीम अली, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सलीम अली, देखना सलीम अली एक क्या है? पक्षी वैज्ञानिक। ये पक्षी वैज्ञानिक है, इनको बर्डमैन भी कहा गया है, बर्डमैन ऑफ इंडिया। देखना बर्डमैन कभी किसी मूवी का नाम आप समझें तो ये बर्डमैन के नाम से इन्होंने एक बुक लिखी है। कौन सी? बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, इंडियन बर्ड्स पर एक किताब लिखी है। पूरी बुक का ही नाम क्या है? बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। ओके। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नेशनल पार्क, ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। तो क्वेश्चन है कि सलीम अली किससे संबंधित है? पर्यावरणविद है, उसमें भी कौन से? ऑर्निथोलॉजिस्ट, पक्षी के अध्ययन को क्या कहेंगे? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी यानी कि पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। एमएस स्वामीनाथन, ये क्या हरित क्रांति के जनक है भारत में? एमएस जैसे तो दक्षिण में रहे हैं, केरल में, इनके नाम पर हरित क्रांति चलाई गई और उसमें गेहूं और चावल का मल्टी प्रोडक्शन हुआ था। ऐसे ही सुंदरलाल बहुगुणा, देखना सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड में इनके नाम से काफ़ी संस्थान बने हुए हैं। ये गांधीवादी पर्यावरणविद थे, इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था। जब यहाँ पर चिपको आंदोलन चलाए 80 के दशक में शायद, तो वहाँ पर जब पेड़ों की कटाई करने लगे थे, कानून ऐसा बना था कि कुछ क्षेत्र के पेड़ों को काटना था, तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में इन्होंने पेड़ों को नहीं काटने दिया। एक गोरा देवी इनके साथ में एक महिला थी जो इन्होंने सहयोग किया था, गोरा देवी ने। ये नैनीताल से ऊपर का क्षेत्र पड़ता है, यानी कि उत्तरकाशी और चमोली में, वहाँ पर आंदोलन ये काफ़ी ज़ोरों शोरों से चला था। तो उसमें लोगों ने पेड़ों पर चिपक कर और ये कहा था कि उसमें काटने नहीं देंगे, क्योंकि जब आरा चलता था उसके लिए कुल्हाड़ी, तो लोग वहाँ पर पेड़ों से चिपके थे, इसलिए नाम क्या दिया? चिपको आंदोलन। टिहरी बांध आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। टिहरी जो टिहरी गढ़वाल में है, यानी कि टिहरी बांध की ऊंचाई नहीं बढ़ने देते, क्योंकि अगर कोई बांध बना गया, अगर ये अधिक ऊंचाई पर है, इसमें ज़्यादा पानी स्टोर हो सकता है और इसमें टूटने का भी खतरा रहता है। पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हानिकारक हो सकता है और आसपास पहाड़ियों के जो गाँव होते हैं वो इसमें डूब जाते हैं फिर, चूँकि पानी का लेवल ऊपर तक आ जाता है ना। तो ये टिहरी बांध से भी जुड़े हुए हैं। इनको वृक्ष मित्र भी कहा गया। वृक्ष मित्र किसका नाम है? एक निकनेम हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा का। तो सुंदरलाल बहुगुणा एक तो क्या गांधीवादी पर्यावरणविद हुए हैं, और सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र भी कहा गया है। वांगरी मथाई ये कहाँ की थी? केन्या की एक पर्यावरणविद थी, इनको पुरस्कार भी मिला वांगरी मथाई को। आगे इसमें ये मनसुख भाई प्रजापति क्या? मिट्टी कूल फ्रिज संस्थान है इनका एक, ये इसके संस्थापक थे। मिट्टी कूल फ्रिज के नाम से ऐसे नोट कर लीजिए आप इसको। इसके संस्थापक भी एक संस्था चलाते थे पर्यावरण के इसकी देखभाल या संरक्षक करने के लिए। एक पर्यावरणविद हैं चेवांग नोरफेल है ना, ये पूर्वोत्तर राज्यों के। इनको आइसमैन कहा गया है। ठंडे और उच्च अक्षांशों पर स्थित स्थानों पर इन्होंने कृत्रिम ग्लेशियर का निर्माण किया था। कृत्रिम ग्लेशियर, देखना ग्लेशियर क्या होते हैं? जिनको हम कहेंगे हिमनद, कृत्रिम रूप से जहाँ से नदियों में पानी आएगा, तो ये आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से बना था ठंडे उच्च स्थानों पर, इसलिए नाम क्या है इनका? निकनेम, एक उपनाम हो जाएगा आइसमैन। तो आइसमैन ऑफ इंडिया कौन है? चेवांग नोरफेल। तो ये कुछ पर्यावरणविदों के बारे में था जिनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हमने ये उसी का तैयार किया है। तो आप इनको साथ साथ नोट करते रहिए। एक आप इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाएंगे, जिससे नेक्स्ट वीडियो होगी जो पर्यावरण से आए हुए कुछ क्वेश्चन है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ आएगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। देखना ये पुलिस SI के लिए भी अलग से सिलेबस में डिफाइन है पर्यावरण का, और हम बहुत जल्दी एक नई प्ले लिस्ट भी बनाएंगे संविधान और मूल विधि के लिए। संविधान पर वैसे एक प्ले लिस्ट है, उसमें काफ़ी वीडियोज़ बनी हुई है। एक हम IPC की धारा या CRPC जो होता है मूल विधि है ना, इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता, इसकी हम वीडियो बनाएंगे स्पेशली UPSI के लिए, तो बहुत जल्दी। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आएगा। ओके, थैंक यू।